हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। हम आपको बता दें कि हम इस पर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और हमारा चल रहा है भक्ति काल। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य इतिहास का 16वां पार्ट है और भक्ति काल का ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। ठीक है, देखिए भक्ति काल में हमने देखा था दो भागों में बांटा गया भक्ति काल को, सगुण और निर्गुण। फिर निर्गुण के बारे में देख रहे थे, दो भागों में बांटा गया। ठीक है, सूफी काव्य और संत काव्य। तो संत काव्य के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं सूफी काव्य धारा के बारे में। ठीक है, तो सूफी काव्य शाखा जिसको हम प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। ठीक है, उसके पहले हम बताते हैं कि जो आपके एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए हम संपूर्ण हिंदी का बैच चला रहे हैं, अभी जल्द से स्टार्ट किया है और अपने दूसरे चैनल पर। ठीक है, तो अगर चाहते हैं आप देखना तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरवीएल, और उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक बार जा करके जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे से हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी की। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम लगे हुए हैं जिसमें हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं और उसमें 80 नंबर की हिंदी आने वाली, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए देखते हैं सूफी काव्य धारा के विषय में। क्या है सूफी काव्य धारा? देखिए भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है दोस्तों। देखिए सूफी संप्रदाय जो है कई भागों में बढ़ गया था, कई संप्रदायों में बढ़ गया था। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे पहला है चिश्ती संप्रदाय, इसके जो आदि प्रवर्तक हैं दोस्तों, ठीक है, इसके जो आदि प्रवर्तक हैं, ठीक, उसके बारे में देखेंगे। और भारत में प्रवर्तक कौन है और समय क्या था उसका, वो भी हम देखने वाले। तो देखिए आदि प्रवर्तक कौन है, तो अबू अब्दुल्लाह चिश्ती, किसके? चिश्ती संप्रदाय के। और अगर भारत में बात कर लें तो कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। हमने अभी बात की थी, मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है? भारत में प्रवर्तक है। समय क्या था इसका? 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, याद रख लेंगे। दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, तो इसके जो भारत में प्रवर्तक हैं जलालुद्दीन सुर्खपोश हैं दोस्तों। ये 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका समय रहा है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कादरी संप्रदाय की, तो अब्दुल कादिर जिलानी जी थे। ठीक, और भारत में इसके जो प्रवर्तक है कौन है, तो बदंगी, ठीक है, बंदगी मोहम्मद गौस थे। कौन? बंदगी मोहम्मद गौस। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था इसकी शुरुआत। ठीक है, अब वही बात करते हैं नक्शबंदी संप्रदाय की दोस्तों। तो इसके जो हैं आदि प्रवर्तक कौन थे? वह अल्दीन नक्शबंद थे दोस्तों। और वही बात कर ले भारत में तो मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग जी थे। ठीक, और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, तो ये सब चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सूफी शब्द से तसल्लुफ कौन है, मतलब सूफी शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सूफी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत की सूफी शब्द का जो महत्व है, मतलब सूफी शब्द कहाँ से आया है, किस जगह से आया है, किस चीज से बना है, तो उसके बारे में हम देखने वाले। सभी चीजों का अलग अलग मत है। ठीक, तो उसके बारे में देखने वाले। देखिए कुछ लोग सूफ से मानते हैं जिसका अर्थ क्या होता है? ऊन होता है। कुछ लोग कहते हैं ये सब से बना है सूफी, जिसका सफ का अर्थ क्या होता है? पंक्ति होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सूफा से बना है, सूफा जिसका अर्थ होता है चबूतरा दोस्तों। ठीक है, चबूतरा होता है। और कुछ लोग कहते हैं सोफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है विद्या। और एक चीज बता दें कि सोफिया विश्व का पहला ऐसा दोस्तों रोबोट है, मानव रोबोट है, जिसे नागरिकता प्रदान की थी साउथ अफ्रीका ने, सऊदी अरब ने। ठीक है, तो सफा कुछ लोग सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? निर्मल है ना, सफा है मतलब निर्मल यानी मलिन। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देख लेंगे। अब देखते हैं कि दोस्तों सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि कौन से थे, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनके बारे में तो बहुत याद ही रखना है। ठीक है, कि किस कवि के अनुसार, किस विद्वान के अनुसार कौन सा जो कवि है वो प्रथम सूफी कवि है। ठीक है, या फिर प्रेम मार्गी कवि है। तो पहले है दोस्तों असाइत। असाइत को क्या बना, वैसे असाइत को किसने माना दोस्तों प्रथम सूफी कवि? देखिए असाइत की रचना कौन सी है, ये भी देख लेते हैं। हंसावली बहुत फेमस है, ये देखिए रचनाएं बहुत याद रखना। ठीक है, 370 ईस्वी में। ठीक है, तो इन्हें किसने माना है प्रथम सूफी कवि? तो गणपत चंद्रगुप्त ने असाइत को पहला सूफी कवि माना है, तो ये भी याद रखेंगे। दूसरा देखते हैं मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी? चंदायन है। कब लिखी है? 1379 ईस्वी में। ठीक है, और किसने माना इनको प्रथम कवि? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनको प्रथम कवि मानते हैं। वही बात कर ले ईश्वर दास जी की, तो इनकी रचना है सत्यवती कथा। क्या है? सत्यवती कथा। 1500
1501 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या मानते हैं, प्रथम सूफी कवि। वहीं कुतुबन की बात कर लेते हैं, इनकी रचना है मृगावती दोस्तों, 1501 ईस्वी में प्रकाशित की थी और इन्हें कौन मानता है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन क्या है, प्रथम कवि है। ठीक है, कौन से कवि हैं प्रथम, तो सूफी कवि है दोस्तों। एक बार दोबारा देखते हैं, देखिए पूछ ले गणपत चंद्र के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है, तो असाद बता देना। ठीक, वही राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद होंगे प्रथम सूफी कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वर दास होंगे और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन होंगे। दोस्तों ये जो रचनाएं है ना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेंगे, क्या इन्हें याद कर लेंगे विधिवत तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बार बार नहीं मिलने वाली हैं, इसलिए हम अभी से कह रहे हैं कि इनको जरूर याद रखिए, इनको मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए कुछ इनके हम तथ्य देख लेते हैं। देखिए जो असाहित्यकृत हंसावली की रचना है दोस्तों, उसके स्रोत कहां से मिलते हैं, विक्रम बैताल से। किससे, विक्रम बैताल कथा की है। ठीक, इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी, किसकी राजधानी है, राजकुमारी है, पाटन की राजकुमारी, इसका नाम क्या है, हंसावली। उन्हीं की कहानी के नाम पर उनका नाम, इस ग्रंथ का नाम हंसावली रख देगा। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा। देखिए जो मुल्ला दाऊद हैं, इनको जो राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास काल को बांटा था, उन्होंने इनको संधि काल में रखा था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या फिर लोर कथा के नाम से भी पुकारा था। ठीक, जो आपका चंदायन है दोस्तों, इसके 2-3 नाम दिए गए, क्या, लोर कहा और लोर कथा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, कहीं आप भूल जाओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनके काव्य। जो हिंदी के कुछ प्रमुख सूफी कवि हैं और उनके काव्य कौन से हैं और किस भाषा में है, किस छंद में लिखे गए, तो उनके बारे में थोड़ा सा अच्छा देखने वाले हैं पूरे डायग्राम के माध्यम से दोस्तों। ठीक, सारणी के माध्यम से। तो चलिए पहले कौन है, असाहित्य। तो असाहित्य की रचना कौन सी, हंसावली। कब लिखी गई, 1370 ईस्वी में। किस भाषा में लिखी गई, तो आपको बता देना किसमें लिखी गई है, राजस्थानी भाषा में। किसमें दोस्तों, राजस्थानी भाषा में। और इसमें छंद का प्रयोग कौन से किया गया है, तो चौपाई और दोहा। किस किस छंद का, चौपाई और दोहा। वही बात करते हैं मुल्ला दाऊद जी की, तो इन्होंने जो चंदायन लिखा है दोस्तों 1379 ईस्वी में, और किस भाषा में, तो अवधी में। किसमें, अवधी में। और इन्होंने भी चौपाई और छंद का प्रयोग किया है अपनी रचना में। वही दामोदर कवि की बात कर ले तो लखम सेन पद्मावती कथा इन्होंने लिखी 1459 ईस्वी में। और किस भाषा में, तो राजस्थानी भाषा थी दोस्तों। और बता दें कि इन्होंने दोहा, सोठा, चौपाई तीनों चीजों का इस्तेमाल किया है अपनी रचना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है ईश्वरदास, देखते हैं सत्यवती कथा। क्या, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में इन्होंने भी अवधी भाषा और दोहा चौपाई का वर्णन इसमें किया है, इस ग्रंथ में किया है। वहीं अगर कुतुबन की बात कर लेते हैं तो मृगावती दोस्तों। ठीक है, और 1501 ईस्वी में इन्होंने भी लिखा था। ठीक, सत्यवती कथा के साथ में लिखा था और इन्होंने भी अवधी का प्रयोग किया और दोहा चौपाई इनकी भी इसमें मिल जाएंगे आपको देखने को। ठीक, वहीं गणपत की बात करते हैं तो माधवानल काम कंदला। ठीक है, माधवानल काम कंदला लिखी 1527 ईस्वी में राजस्थानी भाषा में। ठीक, और दोहा केवल इसमें मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, वहीं मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है पद्मावत, 1540 ईस्वी, अवधी भाषा, दोहा और चौपाई में लिखा गया है। ठीक है, मंझन की बात कर लेते हैं तो मधुमालती 1545, अवधी भाषा, दोहा चौपाई इसमें वर्णित हैं। वहीं बात कर ले कुशल लाभ की तो माधवानल काम कंदला चौपाई इन्होंने लिखी 1556 में राजस्थानी भाषा में। दोहा, सोठा, चौपाई तीनों चीजों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। वहीं बात कर ले जटमल की दोस्तों तो प्रेम विलास प्रेम लता की कथा। ठीक है, 1556 में। किस भाषा में, तो राजस्थानी भाषा का इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया है। ठीक है, वहीं बात करें नंददास की तो नंददास की है रूप मंजरी। क्या है दोस्तों, रूप मंजरी 1568 ईस्वी। किसमें, ब्रज भाषा में, दोहा और चौपाई का अच्छे से वर्णन किया। ठीक है, आलम की बात करते हैं तो माधवानल काम कंदला। किस कौन नाम इनका, तो माधवानल काम कंदला नामक रचना लिखी है, ग्रंथ लिखा है 1584 ईस्वी में अवधी भाषा में। चौपाई, दोहा, सोठा तीनों चीजों को इन्होंने प्रयोग कर दिया है। वहीं बात कर ले नारायण दास की तो क्या इन्होंने लिखा है छिताई वार्ता। क्या, छिताई वार्ता 1590 में राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग किया है और दोहा और चौपाई का प्रयोग किया। वहीं उस्मान की बात कर ले चित्रावली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है ये, 1613 ईस्वी में लिखा है, अवधी भाषा में, दोहा और चौपाई का इस्तेमाल इन्होंने किया है। पुहकर की बात करते तो रसरत्न लिखा है। ठीक, 1618 ईस्वी में अवधी भाषा में और दोहा चौपाई का वर्णन किया है। ठीक है, वहीं शेख नबी की बात कर ले तो ज्ञानदीप नामक रचना लिखी है, ग्रंथ लिखा है 1619 ईस्वी में, अवधी भाषा में, दोहा और चौपाई
इसमें वर्णित है। ठीक है, वही नरपत व्यास की बात करते हैं तो नल दमयंती लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? नल दमयंती नामक लिखी है। ठीक, 1625 ईस्वी में अवधी भाषा में दोहा और चौपाई इसमें वर्णित है। ठीक है, चलिए कासिम शाह की बात करते हैं तो हंस जवाहिर है। ठीक, क्या रचना? हंस जवाहिर है, 1731 ईस्वी में अवधि में, और दोहा चौपाई इसमें वर्णित है। वही बात करते हैं मुकुंद सिंह की तो नल चरित्र लिखा है इन्होंने 1741 ईस्वी में अवधी भाषा में। इसमें भी क्या है? दोहा और चौपाई इसमें लिखी गई है। ठीक, दोहा चौपाई इसमें वर्णित है। वही बात करते हैं नूर मोहम्मद की तो इंद्रावती है। ठीक है, 1744 ईस्वी में, किसमें? 1744 ईस्वी में अवधी भाषा में दोहा और चौपाई, ठीक है, में वर्णित है। ये नूर मोहम्मद की बात करते हैं तो अनुराग बासुरी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1764 ईस्वी में अवधी भाषा में बरवे और चौपाई इसमें लिखा गया। ठीक, बरवे और चौपाई में लिखा गया ग्रंथ है क्या? नूर मोहम्मद द्वारा अनुराग बासुरी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, देखिए ये जो हमने ग्राफ बनाया है, सारणी बनाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं कि रचना कौन किसकी है। ठीक, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक हम जान कवि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जान कवि के बारे में देखते हैं। देखिए जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं। क्या? जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने, कैसे कवि है वो? ये हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी भाषा में लैला मजनू आख्यान को लेकर के लैला मंजनू, है ना, मंजनू नामक काव्य की रचना की। देखिए किस नाम से इसका वर्णन करते हैं फारसी भाषा में? लैला मंजनू, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना। देखिए जान कवि की भाषा क्या थी? राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा थी। ठीक है, यानी राजस्थानी ब्रजभाषा दोनों मिक्स करके बोलते थे। ठीक है, जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 29 क्या थे? प्रेम आख्यान थे, कि प्रेम से वर्णित थे। इसमें से प्रमुख कुछ जैसे कथा रत्नावली, कथा कलावंती, कथा कलंदर और कथा नल दमयंती और कथा, ठीक है, रूप मंजरी। तो आगे इनके कथे लगे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे ही बगल के। ठीक है, पहले तो इनका जन्म हमारे जिले में हुआ था, अब क्या हुआ है? रायबरेली से अमेठी अलग हो गया। ठीक है, तो वहां चले गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए जायसी सूर फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। किसके थे? शेख मोहिदी के शिष्य थे दोस्तों, और शेरशाह सूरी के समकालीन थे, तथा जायस अमेठी में रहते थे। कहाँ रहते थे? जायस अमेठी में दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें कि जो इनकी रचना है दोस्तों, क्या? पद्मावत। इसमें किसका वर्णन है? तो नागमती, ठीक है, पद्मावती और रत्न सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक, तो आपको पता होगा इस पर मूवी भी बनी थी। ठीक है, लीला भंसाली द्वारा बनाया गया था। ठीक, तो याद रख लेंगे। ठीक, अखरावट देखते हैं। अखरावट में क्या है दोस्तों? वर्णमाला के एक एक अक्षरों संबंधी वर्णन किया गया है इसमें। किसमें? अखरावट में। ठीक है, आखिरी कलाम की बात कर लेते हैं तो कयामत का वर्णन तथा बाबर की प्रशंसा की गई है। बाबर कौन थे? आपको पता होगा। ठीक है, मुगल शासक थे, तो उनकी प्रशंसा भी इसमें की गई है। वही बात कर ले चित्ररेखा की, तो चित्ररेखा क्या है दोस्तों? लघु प्रेमाख्यानक है। ठीक है, बहुत ही छोटा क्या है? प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। वही कहरा नामा देखते हैं तो आध्यात्मिक विवाह वर्णन है दोस्तों। वही मसला नामक बात करते हैं तो ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। ठीक है, और कन्हावत भी इन्हीं की रचना है। ठीक, तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। कुछ तथ्य देख लेते हैं। क्या? कुछ तथ्य हम देख लेते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रमुख तथ्य क्या कहते हैं कि दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। क्या कह दिया है? इन्होंने अपने खुद की रचना जो लखन सेन पद्मावती उसको कहा है कि ये वीर कथा है। ठीक है, और आचार्य राम शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्त काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया। उन्होंने इसको भक्त काल की धारा में स्थान ही नहीं दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मृगावती के रचनाकार कुतुबन। क्या? कुतुबन चिश्ती वंश के। ठीक है, कहाँ के? चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। किसके शिष्य थे कुतुबन? तो चिश्ती वंश के जो शेख बुरहान थे उनके शिष्य थे दोस्तों। और जौनपुर के राजा जो थे, आपको बता दें बादशाह कौन थे? हुसैन शाह सरकी। आप जानते होंगे। ठीक है, अटाला मस्जिद का निर्माण किया होता है ना इन्होंने। तो हुसैन शाह सरकी जो कि जौनपुर के निवासी थे, ठीक है, उनके आश्रित कवि भी थे। कौन? कुतुबन दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए सन 1943 में दक्षिण शायर, क्या? दक्षिण शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से प्रेम कथा लिखी। मतलब जो मधुमालती रचना थी इसी के तर्ज पर। ठीक है, क्या लिख दी? दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क लिख दिया। ठीक, किसने लिख दिया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नसरती ने। ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए अब देखते हैं सूफी कवि उस्मान चिश्ती एवं परंपरा। ठीक है, सॉरी, सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ठीक है, परंपरा में किसके शिष्य थे? हाजी बाबा के शिष्य थे। कौन? उस्मान। ठीक है, और
जहांगीर और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। अगर क्वेश्चन आता है कि जो उस्मान थे दोस्तों ये किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे, जिन्होंने फारसी भाषा में रौजतुक हकायक नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक, तो ये रचना भी याद कर लेंगे। और देखिए आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक पंजाबी को माना है, जो शाहजहां के समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी थी। किसको माना है? सूरदास। देखिए सूरदास वो वाले नहीं है, ये पंजाबी थे। ठीक, तो इनको हिंदी का एकमात्र प्रेम मार्गी क्या माना है? कवि माना है। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए ये तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। एक बार हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे दूसरे चैनल पर जाइएगा, जहां पर हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे दोस्तों, जीरो से हम अंत लेवल तक पढ़ाएंगे आपके लिए। एक एक मतलब कोई भी पॉइंट आपका छूटने नहीं पाएगा। हमने वर्णमाला समाप्त कर दी है, अब वर्ण भी समाप्त होने वाला है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? ठीक, वर्णमाला पूरा समाप्त कर दिया है, शब्द भी चल रहा है जिसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सब पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण भी पढ़ चुके हैं। आज हम समुच्चय बोधक की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। देखिए आपको अपने YouTube को खोल लेना दोस्तों, और फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या? ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। जैसे आप सर्च करते हैं ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, देखिए इस तरह से आपको आ जाएगा। तो जैसे सर्च करेंगे ज्ञान एजुकेशन आरबीएल के, ये देखिए इस तरह से खुल जाएगा। ठीक, आप करना क्या है? इसको प्रेस कर देना है, इसको रेड से आपको व्हाइट कर देना, और इसे भी प्रेस कर लेना क्योंकि नोटिफिकेशन लगातार आती रहे। ठीक है, तो जैसे इसको आप खोलेंगे उसके बाद आप जाएंगे तो ये आप तीसरे वाले ऑप्शन पर देखिए, पहले पे होम है, दूसरे पे वीडियो, तीसरे पे आप आएंगे इस पर, तो प्ले लिस्ट मिल जाएगा ऑप्शन, और इसी पे क्लिक करते हैं दोस्तों ये पहला ही क्या है हमारा संपूर्ण हिंदी वाला प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पे आकर के आप जैसे क्लिक कर देखिए 28 वीडियो अभी पढ़ चुकी हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं, 10, 15, 20 मिनट की। ठीक है, देखिए वर्णमाला पढ़ाया इसके पहले। ठीक है, शब्द विचार हमने शुरू किया। देखिए संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आपको एग्जाम फिर लिंग पढ़ाया, पूरा वचन पढ़ाया है, कारक पढ़ाया, और उसके बाद संज्ञा सर्वनाम क्रिया, क्रिया के बाद हमने विशेषण पढ़ाया, विशेषण के बाद देखिए क्रिया विशेषण भी हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो क्रिया विशेषण समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, स्मार्ट बोधक और निपात पे आने वाला है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी आप इस पे बन जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, फिर आपका कोर्स भी पीछे हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आप उस चैनल से आए, ज्ञान आरबीएल से आए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना सर हम ज्ञान आरबीएल से आए हैं। ठीक, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।